Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. धन्यवाद। ड्रैगन इस दुनिया की हर दूसरी जाति से श्रेष्ठ है। ड्रैगन खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। हर ड्रैगन एक शक्तिशाली प्राणी है। इस दुनिया का हर ड्रैगन बेहद ताकतवर है। हर ड्रैगन बहुत गर्व और अहंकार के साथ पैदा होता है। ड्रैगन अपना सिर नीचा करके गुलाम बनने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ड्रैगन सम्राट के रूप में वासु के गर्व की कोई सीमा नहीं थी। वासु कभी भी किसी प्राणी के सामने अपना सिर नहीं झुकाता था। भले ही वह एक घमंडी प्राणी था, लेकिन उसने अपने घमंड को अपनी आंखों पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने घमंड को कभी भी अपने निर्णय और अपने कार्यों को प्रभावित नहीं होने दिया। लेकिन यह हर ड्रैगन के लिए सच नहीं था। एथर ड्रैगन्स अपने घमंड में अंधे हो गए थे। अपने नेता लियो और उसकी बहन की संतान होने के बावजूद उनमें से कोई भी अपने एथर ड्रैगन वंश को विरासत में नहीं ले पाया। बाकी एथर ड्रैगन्स के लिए यह उनकी सबसे बड़ी शर्म की बात थी। आग में घी डालने का काम इस तथ्य ने किया कि उनके अपने नेता ने अपने बच्चों की रक्षा की, जो एथर ड्रैगन वंश के वारिस भी नहीं हो सकते थे। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि यह उनके नेता की वजह से था कि उन्हें बाहरी दुनिया के लिए ऑटममिंग द्वीप खोलना पड़ा, जो कि अधिकांश एथर ड्रैगन को पसंद नहीं था। कुछ एथर ड्रैगन ने अपने कबीले के सबसे बड़े असफल लोगों को मारने से पहले अपने नेता और उनकी पत्नी को मार डाला। लियो की बातें सुनकर वासु चुप हो गया। उसकी बातें उसके मन में कुछ पुरानी यादें बसा गई थीं, जिन्हें वह भूलना चाहता था। वासु को भी लियो की तरह ही कष्ट सहना पड़ा। हालांकि किसी ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया, फिर भी उसे बदमाशी का शिकार होना पड़ा। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे मजबूत ड्रैगन, साम्राज्य पर राज करने वाले ड्रैगन सम्राट का बेटा होने के नाते लोगों को वासु से बहुत उम्मीदें थीं। जब वह लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और अपने ड्रैगन वंश को जगाने में विफल रहा, तो उसे कचरा कहा गया। वासु को वह दिन अच्छी तरह याद है जब उसके पिता ने उसे हजारों लोगों के सामने बुलाया था। उसे वह निराशा अच्छी तरह याद है जो उसे तब महसूस हुई थी जब उसे बताया गया था कि उसे मुख्य महाद्वीप से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा। मुझे तुम्हारे जैसे अयोग्य बेटे की जरूरत नहीं है। तुम बेकार हो। तुम इस महान साम्राज्य और इसकी महान विरासत के लिए एक कलंक हो। इस क्षण से तुम इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहोगे। क्राउन प्रिंस के रूप में तुम्हारा खिताब रद्द कर दिया गया है। हमें और इस साम्राज्य को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, दो पहरेदारों ने वासु के कंधों को पकड़ लिया। पहरेदारों ने वासु के पास मौजूद हर चीज छीन ली, यहां तक कि उसकी मां ने जो पेंडेंट उसे दिया था उसे भी छीन लिया गया। बाद में सम्राट के आदेश पर उसे बेतरतीब ढंग से ध्रुव आइल महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में फेंक दिया गया। सब कुछ किसी न किसी वजह से हुआ। मुझे अब अपने अतीत की परवाह नहीं है। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि बात इसके उलट है। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, वह मुझे उनका दुश्मन बना देगा। अगर उस समय वासु ने अपने वंश को जगाया होता, तो आज का वासु अस्तित्व में नहीं आता। आज उसने जो कुछ भी हासिल किया है, वह अपनी मेहनत से किया है, और वासु को इस पर बहुत गर्व है। अगर उसके पास सिस्टम नहीं होता, तो भी वासु सफल होता। वर्तमान में उनके पिता का कोई मुकाबला नहीं था। उनके पिता, जो ड्रैगन सम्राट थे, ने 100 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन पर शासन किया। कोई भी उनके शासन को चुनौती देने में सक्षम नहीं था। लियो की स्थिति भी मेरी ही तरह है। वह भी किसी न किसी तरह
अपने ही लोगों द्वारा बहिष्कृत किया गया है। लियो की कहानी जानने के बाद वासु ने उसकी और भी अधिक मदद करने का निश्चय किया। महाराज, जल्द ही जहाज ऑनटमिंग द्वीप पर पहुंच जाएगा। अगर कोई ऑनटमिंग द्वीप पर आना चाहता है तो उसे यहां आने के लिए जहाज या नाव का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ऑनटमिंग द्वीप से बाहर निकलने के लिए कोई टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग कर सकता है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि वे लोगों को टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से द्वीप छोड़ने की अनुमति क्यों देते हैं, लेकिन टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके किसी को आने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि उन्हें टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने की अनुमति दी गई होती तो उन्हें ऑटममिंग द्वीप तक पहुंचने के लिए पूरा दिन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती। अहमद, अभी हम भेष बदल कर आए हैं। मेरा नाम खालिद है और लियो का नाम इसहाक है। बुजुर्ग धामा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। अभी वे अरब व्यापारियों की पोशाक में थे जो शुष्क सवाना महाद्वीप से आ रहे थे। आइजैक, क्या तुम हमें ऑनटमिंग द्वीपों के बारे में और बता सकते हो, और शायद हमें वहां रहने वाले एथर ड्रैगन्स के बारे में भी कुछ बता सकते हो? मेरे पिता ने मुझे बताया कि एथर ड्रैगन इस द्वीप पर ड्रैगन कातिलों से बचने के लिए आते हैं जो पूरी एथर ड्रैगन जाति को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये लगभग 1500 से 2000 साल पहले हुआ था। उस समय एथर ड्रैगन जाति का आकार केवल 19 था। अब एथर ड्रैगन जाति में 3000 से ज्यादा ड्रैगन हैं। अगर एथर ड्रैगन की जन्म दर कम नहीं होती तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती। मेरे पिता के अनुसार उस समय ड्रैगन स्लेयर हर एक ड्रैगन का शिकार कर रहे थे जो उन्हें मिल सकता था। शक्तिशाली एथर ड्रैगन में से एक ने एक निश्चित साम्राज्य के सम्राट को मारने में कामयाबी हासिल की। बदले में साम्राज्य ने हर एक एथर ड्रैगन को खत्म करने के लिए ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को काम पर रखने के लिए बहुत बड़ी रकम दी। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड? वासु ने अधिक जानकारी के लिए बुजुर्ग धामा की ओर देखा। ब्लैक टॉम्ब लीग के आंतरिक सदस्य ने वासु के साथ जो किया, उसके बाद उसे ड्रैगन स्लेयर से गहरी नफरत हो गई थी। अगर वासु को कभी कोई मिलता तो वह निश्चित रूप से ड्रैगन स्लेयर का शिकार करता। ड्रैगन सम्राट के रूप में भी उसे इस बात से नफरत थी कि उसकी जाति के सदस्यों का शिकार किया जा रहा था। यह गिल्ड अभी भी मौजूद है, हालांकि अपने गौरवशाली अतीत की तुलना में अब इसकी शक्ति बहुत कम हो गई है। वर्तमान में उनका मुख्यालय वेस्टनिया में कहीं स्थित है। हमारे पूर्वजों ने एक विशेष प्रकार की व्यूह रचना बनाई थी जो 4 द्वीपों के चारों ओर रक्षा भ्रम कोहरा बनाती है। कोहरे में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को डरावनी चीजें दिखाई देंगी और वह दिशा का बोध खो देगा, इसलिए वह खो जाएगा। पिता ने मुझे यह भी बताया कि अतीत में महारानी के उनसे संपर्क करने से पहले कुछ एथर ड्रैगन नियमित रूप से आसपास के इलाकों में गश्त करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि जो भी मछुआरे या व्यापारी अंदर घुसने की कोशिश करें, उन्हें मार दिया जाए। हजारों सालों से एथर ड्रैगन यह सोच रहा है कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड अभी भी उन्हें ढूंढ रहा है। साथ ही 1000 से ज्यादा सालों तक एकांत में रहने के बाद एथर ड्रैगन अपने घर में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं चाहते थे। दिलचस्प है, मुझे और बताओ। थोड़े से शोध के बाद वासु को यकीन है कि वह भी इसी तरह का भ्रम पैदा करने वाला कोहरा सरणी बना सकता है। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड द्वारा 1000 से अधिक एथर ड्रैगन का शिकार किया गया था। आज तक यह तथ्य लगभग सभी एथर ड्रैगन का शिकार करता है। ड्रैगन स्लेयर निस्संदेह एथर ड्रैगन का सबसे बड़ा डर है। मेरे पिता ने महारानी के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करने का एक कारण यह भी था कि उन्हें डर था कि महारानी ड्रैगन स्लेयर को ऑनटमिंग द्वीपों पर भेज सकती हैं।
लेकिन अब मुझे इसकी भी परवाह नहीं होगी कि ड्रैगन स्लेयर्स द्वारा सभी एथर ड्रैगन का शिकार कर लिया जाए। वास्तव में मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। खालिद, हम तट के करीब पहुंच रहे हैं। खिड़की से वासु को 4 शरद रथु के द्वीप दिखाई दे रहे थे। चारों द्वीप बहुत बड़े थे। 4 द्वीपों में से एथर ड्रैगन्स केवल एक द्वीप पर ही बाहरी लोगों को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। अन्य 3 द्वीप बाहरी लोगों के लिए बंद हैं। केवल वही व्यक्ति अन्य 3 द्वीपों में प्रवेश कर सकता है जो एथर ड्रैगन कबीले का विश्वसनीय सहयोगी हो। मेरे पिता के नेतृत्व में क्रिस्टल होल्म द्वीप पर एक बड़ा शहर बनाया गया था। विभिन्न महाद्वीपों से व्यापारी इन द्वीपों पर आते हैं और यहां व्यापार करते हैं। लेकिन क्रिस्टल होल्म को शक्तिशाली 4 क्रम एथर ड्रैगन द्वारा बहुत बारीकी से संरक्षित किया जाता है। पीक 3 क्रम से ऊपर के कृषकों को क्रिस्टल होल्म पर कदम रखने से पहले एथर ड्रैगन कबीले से अनुमति लेनी होगी। जैसे ही जहाज क्रिस्टल होल्म के पास पहुंचा, वासु ने पूरे शहर में अपनी चेतना फैला दी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे से शहर में 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहां रहने वाले आधे लोग व्यापारी या अपराधी थे जो दूसरे राज्यों से भागकर यहां शरण लेने आए थे। यहां एथर ड्रैगन्स सबसे ऊपर राज करते हैं। एथर ड्रैगन्स को भगवान की तरह माना जाता है। एथर ड्रैगन्स लगभग कुछ भी करके बच सकते हैं। इस जगह का कानून किसी भी एथर ड्रैगन को किसी भी विदेशी द्वारा नुकसान पहुंचाने या दंडित करने से रोकता है। यहां तक कि स्टॉर्म आइल राजवंश के सैनिकों या कमांडर के पास भी एथर ड्रैगन्स को दंडित करने का अधिकार नहीं है। क्रिस्टल होल्म को देखते हुए वासु यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसे स्टॉर्म द्वीप राजवंश की महारानी से मिलना होगा। वासु ने इन 4 द्वीपों में रुचि ले ली है, लेकिन बैठक के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि लियो की बदला लेने की कहानी पहले आ जाएगी। धुंध के पीछे छिपे शहर में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप इस भूमि पर कदम रखें, मैं कुछ बुनियादी नियम स्पष्ट करना चाहता हूं। किसी भी विदेशी को बिना अनुमति के शहर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है। किसी भी विदेशी को शहर के भीतर निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। किसी भी विदेशी को शहर के भीतर लड़ाई शुरू करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई विदेशी चोरी, हमला, लूट, किसी की हत्या करते हुए पकड़ा जाता है तो उस विदेशी को कड़ी सजा दी जाएगी। वासु और अन्य लोगों ने उस व्यक्ति को देखा जो एक नौसिखिया 3रे क्रम का साधक था। उसकी गर्दन पर चांदी का कॉलर देखकर वासु समझ गया कि यह आदमी एथर ड्रैगन कबीले के स्वामित्व वाले हजारों गुलामों में से एक था। क्रिस्टल होल्म द्वीप पर आने वाले सभी लोग शुरू से ही इन नियमों को जानते थे। लॉस्ट पर्ल शहर उन सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले शहरों में से एक था जहां वासु ने कभी कदम रखा था। यहां तक कि उग्रसेन साम्राज्य की राजधानी भी इतनी सुरक्षा वाली नहीं है। लेकिन भारी सुरक्षा के बावजूद वासु अपनी आंखों के सामने भ्रष्टाचार होते देख सकता है। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल होल्म द्वीप में कदम रखा, उन्हें लॉस्ट पर्ल शहर में प्रवेश करने से पहले एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। पूरा शहर 40 मीटर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। ऐसा लगता था मानो एथर ड्रैगन्स नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी भी इन दीवारों के पार क्या चल रहा है यह देख सके। ये ऊंची दीवारें एथर ड्रैगन्स की हर किसी को फंसाने और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा को दर्शाती हैं। 40 मीटर ऊंची ऊंची दीवारें लोहे से बनी थीं। दीवारों पर विभिन्न जादुई जानवरों, मनुष्यों, समुद्री जादुई जानवरों के कंकाल जड़े हुए थे। ये एथर ड्रैगन्स वाकई विदेशियों को दिखाना चाहते हैं कि वे क्या करने में सक्षम हैं। दीवारों पर कंकालों के जरिए वे विदेशियों के दिलों में डर पैदा कर रहे हैं। ड्रैगन सम्राट के तौर पर वासु को यह सुनकर दुख होता है
कि उसकी ही प्रजाति का एक ड्रैगन विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन अगर वह प्रजाति ड्रैगन्स की ऐसी प्रजाति है जो इस तरह की जिंदगी जी रही है, तो वासु उन्हें अपने हाथों से मारना पसंद करेगा। जब मेरे पिता जीवित थे, तब दीवारें लगभग 15 से 20 मीटर ऊंची हुआ करती थीं। न्याय समान रूप से किया जाता था और किसी भी एथर ड्रैगन को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यह शहर अब जेल जैसा लगता है। लियो ने धीरे से चारों ओर देखते हुए कहा। लियो और उसकी बहन को इस जगह से भागे हुए सिर्फ 7 से 8 महीने ही हुए हैं। फिर भी इतने कम समय में बहुत कुछ बदल गया है। पूरा लॉस्ट पर्ल शहर लियो को बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इस द्वीप पर कोई एथर ड्रैगन रहता था। तो फिर उन्हें विदेशियों को एक ही शहर तक सीमित क्यों रखना है? मुझे लगता है कि आजादी के बारे में उनकी समझ हमसे बिल्कुल अलग है। एथर ड्रैगन की नस्ल को वाकई आजादी की जरूरत है। वासु ने आजादी से जुड़ा एक मशहूर चुटकुला याद करते हुए हंसते हुए कहा, युवा स्वामी, क्या आप कुछ योजना बना रहे हैं? बुजुर्ग धामा खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। कौन जानता है, केवल समय ही बताएगा। लगभग 25 मिनट तक इंतजार करने के बाद अंततः वासु, बुजुर्ग धामा और लियो शहर में प्रवेश करने के लिए मुड़े। जिन पहरेदारों ने उन्हें रोका वे जानवर आदमी थे। वे एथर ड्रैगन कबीले के गुलाम हैं। मुझे आपके 3 नाम और लॉस्ट पर्ल शहर में आने का आपका उद्देश्य चाहिए। मेरा नाम खालिद है, ये मेरा छोटा भाई इसहाक है और यह हमारा बटलर अहमद है। हम चावल और ताजी सब्जियों का व्यापार करने के लिए इस थारिन साम्राज्य से यहाँ आए हैं, ये जानते हुए कि कुछ सिक्के दिए बिना या उन्हें कुछ दिए बिना गार्ड उनके लिए शहर में प्रवेश करना बहुत मुश्किल बना देंगे। वासु ने अपनी स्टोरेज रिंग से चावल का एक बैग उठाया और गार्ड को सौंप दिया। यह देखकर दोनों पहरेदार बहुत खुश हुए। दोनों ने सिर हिलाया। दोनों अपने रास्ते से हट गए और तीनों को अंदर आने दिया। जैसे ही तीनों शहर के अंदर पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। एथर ड्रैगन की क्रूरता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। यह देखकर वासु के दिल से एथर ड्रैगन के लिए जो थोड़ी सी भी दया की बूंद थी, वह भी गायब हो गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ड्रैगन नाम की ऐसी गंदी जाति को अस्तित्व में नहीं रहने देना चाहिए। यह तथ्य कि इन एथर ड्रैगन्स ने खुद को ड्रैगन कहा, सभी ड्रैगन्स के लिए एक तमाचा और ड्रैगन सम्राट के चेहरे पर एक तमाचा जैसा लगा। पहली बार ड्रैगन सम्राट को खुद को ड्रैगन कहने वाली एक जाति पर शर्म महसूस हुई। लॉस्ट पर्ल शहर में जो कुछ हो रहा था वह सभी को बहुत स्पष्ट था। यहाँ का समाज 2 भागों में बंटा हुआ है, अमीर और गुलाम। अमीर और अमीर होते गए और गरीब गुलाम बनते गए। वासु, बुजुर्ग धामा और लियो की आंखों के सामने ही सैकड़ों गुलाम दिखाई दे रहे थे। ये गुलाम इस शहर के मूल निवासी हुआ करते थे। जब खोया हुआ मोती शहर बनाया गया था, तब ये लोग सबसे पहले यहाँ रहने आए थे। लेकिन अब उनकी जिंदगी इतनी बदतर हो गई थी कि उन्हें गुलाम बना दिया गया था। वासु अलग अलग उम्र के गुलामों को देख सकता था। अमीरों के लिए यह मायने नहीं रखता था कि गुलाम कौन है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कोई बूढ़ा है या बच्चा। उनकी नजर में गुलाम सिर्फ गुलाम ही होता है और गुलाम को काम करना ही चाहिए। गुलामों को उनकी उम्र और लिंग की परवाह किए बिना अपने कंधों और कमर पर बहुत भारी सामान ढोने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वासु देख सकता है कि जब भी वे भारी सामान उठाते हुए एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बूढ़े लोगों के पैर कांपने लगते हैं। जब भी कोई गुलाम जमीन पर कोई सामान गिराता, तो बिजली का कोड़ा उसकी पीठ पर लगता। दर्द के कारण गुलाम चीख उठते। उनकी हर चीख में उनका दर्द और उनकी पीड़ा झलकती थी। बिजली का कोड़ा उनकी पीठ पर एक नया लंबा निशान छोड़ जाता।
निशानों से उनका लाल मांस दिखाई देता था। जमीन उनके दर्द और तकलीफ की गवाह बन जाती थी। ताजा लाल खून गिरता, लुढ़कता और जमीन पर टपकता। खास तौर पर बूढ़े और जवान बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। जब भी वे कोई चीज गिराते थे तो गार्ड उन्हें पीटने में एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाते थे। वासु ने देखा कि कुछ माता पिता अपने बच्चे की मदद करने के लिए सामान का एक अतिरिक्त बैग उठाकर ले जाते थे ताकि उनका बच्चा जमीन पर गिरे बिना चलता रहे। कुछ गुलाम पूरी तरह से नंगे थे। उनके शरीर पर कोड़ों के निशान थे। बिजली के कोड़ों की मार से उनके कपड़े फट गए थे। उनके खून में गंदगी घुल गई थी और उनके शरीर पर गंदगी जम गई थी। सभी गुलाम बहुत दुबले पतले और कुपोषित थे। लाखों लोगों की जान लेने वाला वासु भी यह देखकर हिल गया। लियो और बुजुर्ग धामा का गुस्सा फूटने वाला था। दोनों ने वासु के आदेश का इंतजार करते हुए खुद को संभाला। यह स्पष्ट था कि दोनों के धैर्य की सीमा समाप्त हो रही थी। किसी भी समय लियो या बुजुर्ग धामा में से कोई भी उन सभी को मार सकता था। लियो और बुजुर्ग धामा अगर ऐसा कुछ करते भी तो वासु उन्हें नहीं रोकता। हालांकि गुलामों का व्यापार कानूनी था। वासु कभी भी ऐसा कुछ होने नहीं देगा। यह सिर्फ वासु ही नहीं था, कोई भी राजा या सम्राट कितना भी क्रूर क्यों न हो, वे अपने क्षेत्र में गुलामों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होने देंगे। एक 11 साल का लड़का सारा सामान उठाने में असमर्थ होने के कारण गिर पड़ा। जैसे ही गार्ड उस 11 साल के लड़के को बिजली के चाबुक से मारने वाले थे, एक हाथ ने बिजली के चाबुक को पकड़ लिया। इस क्षण पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। हर कोई रुक गया और गहरे सदमे में नीले बालों वाले युवक को देखने लगा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आसानी से अपना आपा खो देता हूं, लेकिन जब कोई मुझे गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है तो मैं अराजकता और विनाश लाता हूं। उसी समय क्रिस्टल होल्म द्वीप के ऊपर का आकाश काला पड़ने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उनकी भयभीत निगाहों के सामने आसमान से एक लाल बिजली गिरी और उसने तुरंत ही गार्ड को राख में बदल दिया। अगले ही पल वासु ने जोर से दहाड़ लगाई और हर एथर ड्रैगन तक संदेश पहुंचा दिया। सभी एथर ड्रैगन, मैं तुम्हें अपने दयनीय गधे यहां लाने का आदेश देता हूं। मानो दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन की पुकार का जवाब देते हुए पूरे ऑटमिंग द्वीप का माहौल बदलने लगा। वासु के आसपास के लोग डर के मारे जल्दी से पीछे हट गए। इस बीच बुजुर्ग धामा और लियो ने अपनी पहचान छिपाने की जहमत नहीं उठाई। दोनों ड्रैगनियन इस पल का इंतजार कर रहे थे। आज वे अपने पूरे शहर को खून में डुबोने जा रहे थे। एथर ड्रैगन की चीखें लॉस्ट पर्ल सिटी की दीवारों के भीतर सुनाई देंगी। सम्राट ड्रैगन अपना फैसला सुनाने के लिए यहां आया था। एथर ड्रैगन का पूरा भाग्य उसके हाथों में था। दस्तक दस्तक, अंदर आए। कमरे में प्रवेश करते ही बुजुर्ग की नजर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी, जिसके लंबे हल्के नीले बाल और नीली आंखें थीं। अधेड़ उम्र का यह व्यक्ति वर्तमान एथर ड्रैगन कबीले का नेता है। वह लगभग 6 फीट लंबा था। उसका शरीर मांसल था। उसने काले रंग का ड्रैगन हन-फू लबादा पहना हुआ था। नेता एक मेज के सामने बैठा था। वह एक स्क्रॉल पढ़ रहा था। जब एथर ड्रैगन के बुजुर्ग ने कमरे में प्रवेश किया तो उसने काला स्क्रॉल नीचे रख दिया और सर्वोच्च बुजुर्ग की ओर देखा। एथर ड्रैगन के पास एक नेता और 7 सर्वोच्च बुजुर्ग थे। प्रत्येक बुजुर्ग की अलग अलग जिम्मेदारी थी। एक बुजुर्ग एथर ड्रैगन की रक्षा करने और बाहरी लोगों को अन्य 3 द्वीपों में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार था। एक बुजुर्ग युवा एथर ड्रैगन को साधना के पाठ पढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। एक बुजुर्ग उनके भोजन और कपड़ों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। इस तरह सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं विभाजित की गई हैं और 7 बुजुर्गों को दी गई हैं, जबकि नेता उनकी देखरेख करता है। एल्डर पैट्रिक, मैंने आपको एक कार्य दिया था।
क्या आप उन दो कूड़ेदानों का संभावित स्थान ढूंढने में सफल रहे? लीडर, दुर्भाग्य से हमारी पूरी कोशिश के बाद भी हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। मेरा मानना है कि किसी ने उन्हें लॉस्ट पर्ल सिटी से भागने में मदद की होगी। वे विशाल उग्रसेन साम्राज्य में कहीं होंगे और हमारे लिए पूरे उग्रसेन साम्राज्य की खोज करना लगभग असंभव है। उग्रसेन साम्राज्य के वर्तमान विशाल आकार को देखते हुए सुप्रीम एल्डर पैट्रिक को नहीं लगता था कि उनके लिए लियो और क्लारा की खोज करना संभव होगा। सांस, हम उन दोनों को जीवित नहीं रहने दे सकते। उनका अस्तित्व हमारी पूरी एथर ड्रैगन जाति के लिए शर्म की बात है। एल्डर पैट्रिक, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। लिंकन के लिए एथर ड्रैगन का नेता बनना बहुत आसान था। लियो के पिता के अधीन उन्होंने कई वर्षों तक एक सुप्रीम एल्डर के रूप में काम किया है। यह उस समय की बात है जब लियो के पिता महारानी के साथ बातचीत कर रहे थे। लिंकन ने गुप्त रूप से अगले नेता बनने की अपनी योजना शुरू करने की योजना बनाई थी। वर्षों से वह गुप्त रूप से अन्य सुप्रीम नेताओं को अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। दुर्भाग्य से ऑटमिंग द्वीपों के बाहर हमारा प्रभाव बहुत कम है। अगर वे दोनों स्टॉर्म आइल राजवंश में भाग गए होते तो हम महारानी के साथ कुछ बातचीत कर सकते थे। शायद हम उनके साथ सौदा करने में कामयाब हो जाते तो हम स्टारिन साम्राज्य की मदद ले सकते थे। लेकिन मुझे संदेह है कि स्टारिन सम्राट हमारे साथ सौदा करने में दिलचस्पी लेंगे। लिंकन ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। क्या आपको स्टॉर्म आइल राजवंश के शाही परिवार के बारे में कोई खबर मिली है? क्या उनके पास ऑटमिंग द्वीपों के लिए कोई योजना है? लिंकन बहुत चिंतित लग रहे थे। पिछली महारानी के अपने पिछले नेता के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। लिंकन को पता था कि अगर महारानी बीमार नहीं पड़ती तो वह निश्चित रूप से अपने नेता की अचानक मृत्यु के मुद्दे को संबोधित करती। लिंकन ने किसी के सामने यह बात नहीं मानी, लेकिन वह डर गया था। उसे डर था कि एक दिन कोई आकर वह सब कुछ ले जाएगा जिसके लिए उसने सालों से योजना बनाई थी। इसलिए वह लियो और क्लारा की तलाश में बेताब था। भले ही लियो और क्लारा के अपने एथर ड्रैगन वंश को जगाने की संभावना शून्य के बराबर थी, लेकिन लिंकन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। लिंकन को पता है कि वे जो कर रहे हैं उससे स्टॉर्म आइल राजवंश नाराज हो गया है। ये पहले से ही सौभाग्य की बात थी कि नई महारानी ने उन्हें कोई चेतावनी नहीं भेजी। हालांकि यह शांति किसी भी समय समाप्त हो सकती थी, लेकिन उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। ड्रैगन के रूप में लिंकन का मानना था कि उसकी जाति मनुष्यों और अन्य जातियों से श्रेष्ठ है। इसलिए उसे ऑटमिंग द्वीपों में रहने वाले मनुष्यों और अन्य जातियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यह सबसे अच्छा होगा यदि हम स्टॉर्म आइल राजवंश से खुद को अलग कर लें और स्वतंत्रता प्राप्त कर लें। जब ऐसा होगा तो कोई भी बंधन मुझे रोक नहीं पाएगा। जबकि लियो के पिता शांतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे और सिक्के के दोनों पहलुओं को देख सकते थे, लिंकन एक ऐसे व्यक्ति थे जो आक्रामक शैली में काम करते थे। नेता, इन दिनों अधिकाधिक व्यापारी खोए हुए मोती शहर में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम शहर के आकार को बढ़ाने के बारे में सोचें। तुम सही हो, मैं इस बारे में सोचूंगा। अभी चलो बात करते हैं। लिंकन को ड्रैगन की तेज दहाड़ ने टोका। इस दहाड़ में शरद ऋतु के द्वीपों में रहने वाले हर ड्रैगन के लिए एक संदेश था। अन्य जातियों के लिए यह सिर्फ एक सामान्य दहाड़ है, लेकिन ड्रैगन्स के लिए यह उनका विशेष प्रकार का संचार था। सभी एथर ड्रैगन आपके गधे को खोया मोती शहर में ले आओ। लिंकन के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। सुप्रीम एल्डर पैट्रिक ने भी भौहें सिकोड़ लीं।
मेरे शरद रथु द्वीप में इतनी अहंकारपूर्ण तरीके से कार्य करने की हिम्मत कौन करता है? सभी बुजुर्गों को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि यह युवा ड्रैगन कौन है। लगभग 20 मिनट बाद 2000 से ज्यादा एथर ड्रैगन आसपास के द्वीपों से उस ड्रैगन से मिलने आए जिसने उन्हें अहंकार से लॉस्ट पर्ल शहर में आने के लिए कहा था। जैसे ही लिंकन और उनके एथर ड्रैगन कबीले शहर के पास पहुंचे, उन्हें हवा में खून की गंध आई। जब उन्होंने दीवारों को जलती हुई लाल लपटों को देखा तो उनके चेहरे का भाव बदल गया। पूरे लॉस्ट पर्ल शहर की स्थिति पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था कि एथर ड्रैगन को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पागल पागल ड्रैगन को शहर में छोड़ दिया हो। शहर के चारों ओर हजारों लाशें बिखरी हुई थीं, दीवारें नष्ट हो चुकी थीं और उसका कुछ हिस्सा अभी भी लाल रंग की लपटों से जल रहा था। सैकड़ों घर नष्ट हो गए थे। उन नष्ट हुए घरों का मलबा ही बचा था। उस सारे विनाश को नजरअंदाज करते हुए एक चीज ने हर एथर ड्रैगन की नजर खींची। ये दीवारों के पीछे खून का बड़ा तालाब था। खून के बड़े तालाब के बीच में एक छोटा सा पहाड़ था। लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो सभी एथर ड्रैगन्स की आंखें चौंक गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिसे वे छोटा पहाड़ समझ रहे थे वह वास्तव में लाशों का पहाड़ था। लाशों के सबसे ऊपर एक आकृति थी जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और वह बैठकर गिनती कर रही थी। खोए हुए मोती शहर में आए लोग इधर उधर भाग रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। वे इस राक्षस से जितना दूर हो सके भागने की कोशिश कर रहे थे। वे शरण पाने की कोशिश कर रहे थे और इस राक्षस का चेहरा फिर कभी न देखने की कोशिश कर रहे थे। लिंकन और एथर ड्रैगन कबीले के अन्य सदस्यों ने खून के तालाब में खड़े 2 अन्य लोगों को देखा। किसी कारण से लिंकन को लगा कि जो युवा पुरुष उसे देख रहे थे वे कुछ हद तक परिचित लग रहे थे। मैंने इस युवक को पहले कहां देखा है? लिंकन को यह याद नहीं आ रहा था। यह देखकर कि किसी ने उनके कानून तोड़ने और यहां अराजकता पैदा करने का साहस किया है, हर एथर ड्रैगन क्रोधित था। तुम जो भी हो, इस बार तुमने गलत लोगों को नाराज किया है। एथर ड्रैगन्स यह महसूस करने के बाद और भी साहसी हो गए कि वासु की साधना सिर्फ मिड-3 ऑर्डर की थी। उनके लिए उसके जैसे किसी व्यक्ति से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। वासु का पूरा चेहरा और शरीर खून से लथपथ था। उसने लिंकन की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में कोई भावना नहीं थी। उन आंखों को देखकर ही यह एहसास हो जाता है कि यह युवक यहां खिलवाड़ करने नहीं आया है। दुर्भाग्य से एथर ड्रैगन के अभिमान ने उन्हें अंधा कर दिया, जैसा कि हमेशा होता आया है। जब एथर ड्रैगन्स जमीन से 50 मीटर से ज्यादा ऊपर थे तो लिंकन ने सबको रुकने का इशारा किया। जमीन से 50 मीटर ऊपर खड़े होकर लिंकन और वासु दोनों ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल उनकी नजर हजारों लाशों पर पड़ी। कुछ पलों के लिए इन लाशों की हालत देखकर उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उनमें से हर एक को वासु ने बेरहमी से मार डाला। वासु ने लाल बिजली का इस्तेमाल नहीं किया। उसने लाल लौ का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने किसी भी कौशल का इस्तेमाल नहीं किया। आज उसने अपने दुश्मनों के खून में नहाया। आज उसने अपने अंदर के दानव को बाहर निकाल दिया था। आज वह दानव बन गया था। ड्रैगन सम्राट ने एथर ड्रैगन कबीले के सभी कठपुतलियों को अपने नंगे हाथों से मार डाला। उसके हाथों ने आसानी से उनके हाथ, गर्दन, पैर और शरीर के अन्य अंग फाड़ दिए। वासु चाहता था कि उनमें से हर एक को वह दर्द महसूस हो जो इन गुलामों को बिजली के चाबुक से मारे जाने पर महसूस हुआ था। गार्डों की दर्दनाक चीखें लॉस्ट पर्ल सिटी में हर जगह सुनाई दे रही थीं। आज हमें दुनिया को दिखाना होगा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे साथ खिलवाड़ करता है तो क्या होता है। लिंकन का आत्मविश्वास इस तथ्य से आया कि उसके एथर ड्रैगन के पास 10 चौथे क्रम के साधक थे।
उसने सोचा कि वह एक चौथे क्रम के साधक के साथ वासु को हरा सकता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि वह कितनी नासमझी से सोच रहा था। आज हमें दुनिया को दिखाना होगा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे साथ खिलवाड़ करता है तो क्या होता है। लिंकन का आत्मविश्वास इस तथ्य से आया कि उसके एथर ड्रैगन के पास 10 चौथे क्रम के साधक थे। उसने सोचा कि वह एक चौथे क्रम के साथ वासु को हरा सकता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि वह कितनी नासमझी से सोच रहा था। लिंकन को अचानक लगा कि वासु की आभा तेजी से बढ़ रही है। उसकी आंखें, जो पहले कोई भावनाएं नहीं रखती थीं, अब हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड से भरी हुई थीं। मानो वह कोई ज्वालामुखी हो जो किसी भी क्षण फट सकता है। यह महसूस करते हुए कि वासु की आभा तेजी से मजबूत होती जा रही है, सर्वोच्च बुजुर्ग और अन्य चौथे क्रम के ईथर सतर्क हो गए। हालांकि वासु ने उन पर हमला नहीं किया। 2000 से ज्यादा एथर ड्रैगन्स की निगाहों के सामने वासु खड़ा हो गया। अपने मन की थोड़ी सी मात्रा का इस्तेमाल करके उसने अपनी हथेली में क्रिम्सन फ्लेम ऑर्ब को बुलाया। फिर उसने ऑर्ब को लाशों के पहाड़ पर फेंक दिया। क्रिम्सन फ्लेम ऑर्ब का आकार बढ़ गया और वह क्रिम्सन फ्लेम की लहर बन गया। एथर ड्रैगन्स की चौंका देने वाली निगाहों के सामने कुछ ही सेकंड में सभी लाशें क्रिम्सन फ्लेम द्वारा भस्म हो गईं। कुछ सेकंड बाद लाल रंग की लपटें लाशों के पहाड़ के साथ गायब हो गईं। यहां तक कि जमीन भी जलकर काली हो गई थी। वासु ने फिर अपना ध्यान लिंकन और अन्य एथर ड्रैगन की ओर लगाया। जितना मैं तुम सबको मारना चाहता हूं, उतना ही यहां कोई और है जो तुम्हारी जान लेने का हकदार है, मुझसे ज्यादा। वासु को नीले बालों और नीली आंखों वाले युवक को देखते हुए देखकर, जो उनके बालों और आंखों का रंग भी है, लिंकन को एहसास हुआ कि यह युवक निश्चित रूप से एथर ड्रैगन कबीले से संबंधित है, लेकिन किसी कारण से वह उसमें एथर ड्रैगन वंश को महसूस नहीं कर सका, जिसका मतलब था कि यह युवक अपनी एथर ड्रैगन वंश को जगाने में विफल रहा था, जबकि उसकी नसों में एथर ड्रैगन वंश बह रहा था। एकमात्र व्यक्ति जो उसके दिमाग में आया वह एक निश्चित व्यक्ति का बेटा था, जो उसके हाथ से भागने में कामयाब रहा। नहीं, यह कैसे संभव है? जब वह भागा था तब वह कोई साधक भी नहीं था। सिर्फ 8 महीने से भी कम समय में उसके लिए तीसरे क्रम की चोटी पर पहुंचना असंभव है। इस तथ्य का जिक्र किए बिना कि वह उस लियो जैसा नहीं दिखता जिसे मैं जानता हूं। बेशक लियो वैसा नहीं दिखेगा जैसा वह 8 महीने पहले दिखता था। वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत बदल गया था। लियो, तुम यह कैसे करना चाहते हो? वासु लियो का समर्थन करता है अगर वह सभी एथर ड्रैगन से लड़ना चाहता है। अगर वह लिंकन के साथ एक बनाम एक लड़ाई करना चाहता है तो वह लियो का समर्थन करेगा। चाहे उसका विकल्प कुछ भी हो, उसके शिक्षक के रूप में वासु उसका समर्थन करेगा। इस बीच यह सुनकर कि वासु उस युवक को लियो कह रहा है, लिंकन और अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों की आंखें गहरी सदमे में चौड़ी हो गईं। पहले वे इतने निश्चित नहीं थे। ऐसा नहीं कि उन्हें 100% यकीन था कि यह युवक कौन था। यह युवक उनके पिछले नेता का बेटा था। यह सोचना कि वह केवल 243 दिनों में पीक 3 ऑर्डर तक पहुंच जाएगा, पूरी बात बिल्कुल चौंकाने वाली थी। एक ऐसा कारनामा जिसे हर एथर ड्रैगन असंभव समझता था, उसी व्यक्ति द्वारा हासिल किया गया जिसे वे कचरा समझते थे। यह सभी एथर ड्रैगन के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह है। लियो ने लिंकन की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लड़ाई के लिए कहा, मैं इस कमीने को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। वासु के दाहिने हाथ में एक काली तलवार दिखाई दी। किसी कारण से एथर ड्रैगन को काली तलवार देखकर डर लगने लगा। वासु ड्रैगन सम्राट के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके इन एथर ड्रैगन को कुत्तों की तरह अपने अधीन करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा।
हर ड्रैगन ड्रैगन सम्राट का ड्रैगन योद्धा बनने के योग्य नहीं था। कमीने, मुझे नहीं पता कि तुम इतने कम समय में तीसरे क्रम के शिखर तक कैसे पहुंच गए, लेकिन आज मैं वह पूरा करूंगा जो मैं पिछले 15 वर्षों से करना चाहता रहा हूं, और वह है अपने हाथों से तुम्हारा जीवन समाप्त करना। और आज मैं तुम्हें बहुत यातनाएं दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। मैं तुम्हें कुत्ते की तरह जमीन पर रेंगने पर मजबूर करूंगा। मैं तुम्हारे शरीर के हर एक टुकड़े को काटकर आवारा कुत्तों को खिला दूंगा। बूम! लियो अब अपनी आभा को रोक नहीं सका। उसकी पीठ पर 2 लाल जोड़े पंख दिखाई दिए। उसके पूरे शरीर पर लाल रंग की परत चढ़ गई। उसकी पुतली का आकार लाल रंग की खड़ी दरारों में बदल गया। यह लिंकन और पैट्रिक तथा अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों ने गहरे सदमे में एक दूसरे को देखा। आखिर लियो को क्या हो गया? उसकी पीठ पर पंख तथा उसके पूरे शरीर और उसकी आंखों को ढकने वाले शल्क, ये सब एक ही बात का संकेत दे रहे थे। भले ही लिंकन इसे नकारना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वर्तमान लियो अब मनुष्य नहीं था। वह एक ड्रैगन था, लेकिन एथर ड्रैगन नहीं, वह कुछ अधिक राजसी बन गया था। अधिक शक्तिशाली, अधिक दिव्य, अधिक पवित्र और अधिक शुद्ध। नेता, आप इस बदमाश का ख्याल रखें। इस बीच हम दूसरे से निपट लेंगे। लिंकन ने सिर हिलाया। भले ही लियो ड्रैगन बनने में कामयाब रहा हो, लेकिन उसकी साधना लियो से ज्यादा थी। जबकि लिंकन एक शुरुआती 4 ऑर्डर था, लियो केवल एक पीक 3 ऑर्डर था। लिंकन की राय में लियो के लिए उसे हराना असंभव था, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ वह आगे की ओर उड़ गया। लियो ने भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक सुनहरा भाला निकाला जो कि एक पीक 3 स्टार भाला था, और वासु ने उसे अपने भंडार से मंत्रमुग्ध कर लिया था, और फिर वह आकाश में उड़ गया। एथर ड्रैगन्स ने सोचा कि अधेड़ दिखने वाला ड्रैगन भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो उनकी सोच से बिल्कुल उलट था। अपना हथियार निकालने के बजाय उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक कुर्सी निकाली। बैठने के बाद उसने कुछ मेवे निकाले और एथर ड्रैगन्स को घूरते हुए उन्हें खाने लगा। यह देखकर वासु मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उसके बटलर को लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर बुजुर्ग धामा ने लड़ने का फैसला भी किया होता, तो वासु शायद कुछ ही सेकंड में सबको खत्म कर देता। मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारे पंख काट दूंगा, तो तुम छिपकलियां कैसे उड़ती रहोगी। ड्रैगन्स को छिपकली कहना उनके लिए इससे ज्यादा अपमानजनक नहीं हो सकता। वासु के शब्दों ने सभी एथर ड्रैगन्स को सफलतापूर्वक नाराज कर दिया था। वासु गायब हो गया था, जिससे सभी 9 अन्य 4 ओनार्डर एथर ड्रैगन घबरा गए थे। इस बीच लियो और लिंकन ने लड़ाई शुरू कर दी। लियो गोल्डन लांस से लड़ रहा था। लिंकन ने चांदी की तलवार से लड़ाई की। लियो के हथियार की गुणवत्ता की तुलना में लिंकन के हथियार की गुणवत्ता खराब थी। चांदी की तलवार बाजार में मिलने वाली सस्ती 2 स्टार तलवारों में से एक थी। लिंकन ने अपनी हथेलियां आपस में मिलाईं, फिर उसने गहरी सांस ली और लियो पर बहुत सारा पानी उगल दिया। जवाब में युवा ड्रैगनियन ने नीली लौ का एक गोला बुलाया। नीली लौ का गोला तेजी से पानी के धमाके का सामना करने के लिए बड़ा हो गया। बूम! कहां गया? मुझे नहीं पता। हर कोई अपनी सुरक्षा में ढिलाई न बरतें। सभी ज्येष्ठ बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं पता था कि वासु कहां चला गया। मैं यहां हूं। अचानक ड्रैगन सम्राट पैट्रिक के सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह या एथर ड्रैगन्स में से कोई भी प्रतिक्रिया कर पाता, वह एक बार फिर गायब हो गया। सभी एथर ड्रैगन्स सावधान थे, क्योंकि उन्हें किसी तरह के हमले की आशंका थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 10 सेकंड के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो सभी असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब 11वां सेकंड आया, तो यह 1 से शुरू हुआ
और फिर आकाश में उड़ रहे सभी एथर ड्रैगन्स तक फैल गया। 11वें सेकंड में एथर ड्रैगन्स में से एक अचानक जमीन पर गिर गया। उसी सेकंड में 100 और एथर ड्रैगन्स ने पाया कि उनके पंख काट दिए गए हैं। अपने पंखों के बिना एथर ड्रैगन्स जमीन पर गिर गए। कुछ सेकंड बाद हर एक एथर ड्रैगन धरती से लिपट गया, क्योंकि उनकी पीठ से ताजा लाल खून निकलने लगा। यहां तक कि चौथे क्रम के एथर ड्रैगन्स भी नहीं बचे। आकाश में लिंकन, जो लियो के साथ चालें बदल रहा था, यह देखकर भयभीत हो गया कि वासु ने उसकी जाति के लोगों के साथ क्या किया था। नहीं! लिंकन वासु पर झपटने वाला था, लेकिन लियो ने इस मौके का फायदा उठाया और लिंकन के पीछे छिपने में कामयाब हो गया। इससे पहले कि लिंकन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, लियो का सुनहरा भाला लिंकन की छाती में घुस गया। खांसी। लिंकन की पुतलियां सिकुड़कर सुई के आकार की हो गईं। उसने बहुत सारा खून खांसकर बाहर निकाला। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। उसे पता था कि कुछ ही सेकंड में वह मर जाएगा और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। लियो की ठंडी भावनाहीन आवाज सुनकर लिंकन का पूरा शरीर कांप उठा। अगले ही पल लियो ने अवनी द्वारा बनाई गई 4 सितारा उपचार औषधि की गोली निकाली और उसे जबरदस्ती लिंकन को खिला दिया, और फिर उसके सीने से सुनहरा भाला निकाल लिया। इससे पहले कि लिंकन भाग पाता, उसने अपने गले में एक गुलाम का कॉलर पाया। लिंकन के लिए सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उसके सीने का छेद तुरंत भरने लगा। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, यह कहते हुए लियो ने लिंकन को पकड़ लिया और क्रिस्टल होल्म द्वीप के दूसरी ओर उड़ गया। इस बीच वासु ने सभी गिरे हुए एथर ड्रैगन को एक स्थान पर खींच कर ले आया। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने कभी तुम्हें नाराज नहीं किया। एक बुजुर्ग ने अपनी पीठ पर बहते खून को रोकने की कोशिश करते हुए पूछा। सभी एथर ड्रैगन्स को ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ को आग पर भून दिया गया हो। उन्हें अपने मांस में जलन महसूस हो रही थी, जिससे उनका दर्द और भी बढ़ गया। ज्यादातर युवा एथर ड्रैगन्स इस दर्द से बेहोश भी हो गए थे। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम वासु है। मैं ड्रैगन सम्राट हूं। मैं इस्तारिन साम्राज्य का सम्राट हूं। पैट्रिक और अन्य लोगों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह सोचना कि ड्रैगन जाति इतनी नीचे गिर जाएगी। मैं एथर ड्रैगन जाति से बेहद निराश हूं। ड्रैगन सम्राट के रूप में यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि तुम जैसे ड्रैगन की प्रतिष्ठा को खराब न करें। तुम लोगों ने बहुत पहले ही वह गर्व और साहस खो दिया है जो एक ड्रैगन में होना चाहिए। अहंकार ने तुम सभी को अंधा कर दिया है। तुम सभी ने जो पाप किए हैं, उसके लिए तुम्हारी सजा मौत है। यह कहते हुए वासु ने एथर ड्रैगन से किसी के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया। उसके हाथ की लहर के साथ क्रिम्सन लॉ की एक विशाल लहर ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। 20 मीटर ऊंची लाल रंग की लपटों को अपनी ओर आता देख सभी ईथर ड्रैगन्स डर के मारे चीखने लगे। कुछ ने वासु से विनती की, कुछ ने उससे भीख मांगी और कुछ ने तो उसका गुलाम बनने की कसम भी खा ली, लेकिन वासु नहीं रुका। आहा! वासु को आज अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। भले ही उसने अपनी ही ड्रैगन जाति के सदस्यों को मार डाला हो, लेकिन उसे कोई दर्द या पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह खुश और शांत महसूस कर रहा था। ऑटमिंग द्वीप अभी स्टारिन साम्राज्य के नियंत्रण में रहेंगे। बुजुर्ग धामा ने महारानी को संदेश भेजा है। मुझे लगता है कि हम दोनों को इस मामले पर एक बैठक करनी होगी और ऑटमिंग द्वीपों के भविष्य पर चर्चा करनी होगी। शरद ऋतु के द्वीपों पर जो कुछ हुआ, वह तूफान द्वीप राजवंश की महारानी के कानों तक जल्दी ही पहुंच गया। कुछ ही घंटों के भीतर तूफान द्वीप राजवंश की महारानी ने व्यक्तिगत रूप से वासु को एक पत्र लिखा और अपने प्रधानमंत्री को
उसे व्यक्तिगत रूप से वासु तक पहुंचाने के लिए भेजा। उसी समय वासु ने टेलीपोर्टेशन एरे खोला। राजधानी से 1000 स्टारिन सैनिक खरीदे गए। वासु के आदेश के तहत सभी गुलामों को मुक्त कर दिया गया। उनके गुलाम कॉलर हटा दिए गए। उसी समय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों से कहा जो व्यापार करने के लिए लॉस्ट पर्ल सिटी में आए थे कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि उन्होंने कुछ अवैध काम न किया हो या कोई अपराध न किया हो। 1 घंटे बाद स्थिति शांत हो गई। 1000 सुरक्षा कर्मियों ने शहर की सफाई शुरू कर दी। देखते हैं महारानी इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। दीवार के ऊपर बैठे हुए वासु ने नीला लिफाफा खोला और उसमें से करीने से मोड़ा हुआ सफेद कागज निकाला। महाराज, कुछ मिनट पहले मुझे खबर मिली कि आपने एथर ड्रैगन्स के साथ क्या किया है। मैं वास्तव में इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एथर ड्रैगन्स से निपट लेता, लेकिन मेरी मां, पिछली महारानी चाहती थी कि एथर ड्रैगन कबीला स्टॉर्म आइल राजवंश के प्रति वफादार हो जाए, जिससे हमारी सैन्य शक्तियां बढ़ जाती। साथ ही शुरू से ही मेरी मां ने एथर ड्रैगन्स के साथ शांतिपूर्ण रुख अपनाया है और चाहती हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे। भले ही मेरी मां अब महारानी नहीं रही, लेकिन मैं उनकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकती थी। अंत में मैंने इस पूरे मामले को अनदेखा करने का फैसला किया जब तक कि मुझे इसका कोई हल न मिल जाए। सौभाग्य से आपने वह कर दिखाया है जो मैं कुछ और महीनों या शायद कुछ सालों में कर पाती। चूंकि आपने यह कर दिखाया है, इसलिए मेरी मां असंतुष्ट होने पर भी आपसे कोई सवाल नहीं करेगी। मैं वास्तव में ऑटमिंग द्वीपों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए आपके महामहिम के साथ बैठक करना चाहता हूं। आमतौर पर मैं ऑटमिंग द्वीपों को छोड़ देता, लेकिन ऑटमिंग द्वीप स्टॉर्म आइल राजवंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि महामहिम इसे समझ सकते हैं और मेरे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे। पत्र पढ़ने के बाद वासु ने अपनी लाल लौ का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके उसे जला दिया। तो उसने मुझे एक तरह से इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है। अगर यह स्टॉर्म आइल राजवंश में होता तो मैं उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचता। वासु को जो पता था, उसके अनुसार पिछली महारानी का अभी भी स्टॉर्म आइल राजवंश पर बड़ा राजनीतिक प्रभाव था। इसके अलावा यदि महारानी ने अपनी सेना को हर एक एथर ड्रैगन को मारने के लिए भेजा होता, तो स्टॉर्म आइल राजवंश की सेना को बड़ा झटका लगता। वासु ने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह सोचते हुए कि उसे ऑटमिंग द्वीपों के साथ क्या करना चाहिए। वासु के लिए ऑटमिंग द्वीप कोई दिलचस्पी के नहीं थे। अगर उग्रसेन साम्राज्य अभी भी एक छोटा राज्य होता, तो वासु निश्चित रूप से ऑटमिंग द्वीपों को लेना पसंद करता, जिसका इस्तेमाल रणनीतिक भौगोलिक स्थान के रूप में किया जा सकता था। लेकिन अब भले ही स्टॉर्म आइल राजवंश के पास ऑटमिंग द्वीप हों और वे यहां अपने सैन्य अड्डे बनाते हों, वासु को स्टॉर्म आइल राजवंश से कोई खतरा नहीं दिखता। हालांकि चीजें मुश्किल हो सकती हैं अगर एक दिन स्टॉर्म आइल राजवंश उग्रसेन साम्राज्य के दुश्मन के साथ गठबंधन करने का फैसला करता है और अपने सहयोगी को ऑटमिंग द्वीपों में सैन्य अड्डे का उपयोग करने की अनुमति देता है। वासु को महारानी के साथ एक अनुबंध करना होगा, एक ऐसा अनुबंध जो महारानी को भविष्य में उग्रसेन साम्राज्य की पीठ में छुरा घोंपने से रोकेगा। क्या वह अभी भी उस आदमी को प्रताड़ित कर रहा है? वासु को एहसास हो गया था कि लिंकन अभी भी जीवित है, लेकिन हर 5 या 10 मिनट बाद उसकी आभा कमजोर हो जाती और फिर ठीक हो जाती। वासु ने लियो को बीच में नहीं रोका। उस लड़के को अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की जरूरत थी। अपने दिल में ऐसी भावनाओं को दबाना उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करके वह सिर्फ खुद को अंदर से ही मार रहा है।
मुझे बाकी 1000 एथर ड्रैगन के बारे में क्या करना चाहिए, जिनमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हैं? वासु जानता था कि उसने और लियो ने जो किया है उसके लिए बाकी एथर ड्रैगन नाराज रहेंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में युवा लोग बदला लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए नफरत का चक्र चलता रहेगा। ड्रैगन आसानी से अपना बदला नहीं छोड़ते, इसलिए युवाओं से बात करने की कोशिश करना बेकार है। हालांकि उसे बुजुर्गों को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन समस्या युवाओं के साथ आई। उन्हें मारने का मतलब एथर ड्रैगन कबीले का अंत होगा। भले ही वासु को एथर ड्रैगन का काम पसंद न आया हो, लेकिन ड्रैगन जाति का विलुप्त होना काफी दुखद होगा। सांस, मैं इसे लियो पर छोड़ दूंगा। अंत में अगर लियो ने वासु से एथर ड्रैगन कबीले के बाकी लोगों को छोड़ देने के लिए कहा, तो वासु उसकी बात मानेगा और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन लियो के ऐसा कहने की संभावना 0 के करीब है। अब मुझे अपना शरीर साफ करना चाहिए। वासु का पूरा शरीर अभी भी खून से लथपथ था। वह उठकर समुद्र की ओर उड़ गया। किनारे से 100 मीटर दूर उड़ने के बाद उसने समुद्र में गोता लगाया। समुद्र में गोता लगाने के बाद उसने खून से लथपथ अपने कपड़े उतार फेंके। फिर उसने दूसरे कपड़े निकाले और पानी के अंदर ही उन्हें पहन लिया। उसे नग्न होने की परवाह नहीं थी, क्योंकि पानी के अंदर कोई भी उसका नग्न शरीर नहीं देख सकता था। जैसे ही वासु ने अपने कपड़े पहनने का काम पूरा किया, उसे एक जानी पहचानी आभा अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। वासु ने उस व्यक्ति के अपनी ओर आने का इंतजार किया। 1 मिनट बाद लौरा वासु के सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी। गौर से देखने पर वासु ने पाया कि लौरा के गाल थोड़े लाल हो गए थे। वह सीधे उसकी आंखों में देखने से भी बच रही थी। क्या कुछ गड़बड़ है? वासु ने असमंजस में पूछा। लौरा ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने वासु की ओर देखा। उसके गाल फिर से सामान्य हो गए। महाराज, मैं आपको यहां पाकर बहुत हैरान थी। आप यहां क्या कर रहे हैं? लौरा ने पूछा। जब वासु ने एथर ड्रैगन्स से लड़ाई की, तो डीप सी पैलेस के कुछ गार्डों ने इसे महसूस किया और उच्च अधिकारियों को नोटिस किया। लौरा ने इसके बारे में सुना और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के लिए आई कि क्या हो रहा था। इससे पहले लौरा ने वासु को नग्न अवस्था में देखने में सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि वह उस कलाकृति की सहायता से दूर तक देख सकती थी। वासु को यह एहसास नहीं था कि लौरा ने उसे नग्न अवस्था में देखा था। वह कभी भी यह बात स्वीकार नहीं करेगी। वह इस रहस्य को अपने साथ कब्र में ले जाना चाहती है। मेरे छात्र का इन द्वीपों पर रहने वाली एथर ड्रैगन जाति के साथ इतिहास है। मैं इस मामले को सुलझाने के लिए उसके साथ आया था। लौरा को वासु के आसपास के पानी में खून की गंध आ रही थी। तुमने खून से मामला सुलझाया? मैं दखल देने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं भी नाराज हो गया। लौरा जानती थी कि वासु आसानी से अपना संयम खोने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर एथर ड्रैगन्स उसे अपना संयम खोने पर मजबूर कर पाए, तो उन्होंने जरूर कुछ बहुत बुरा या अपमानजनक किया होगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम साधना कर रहे हो। पिछली बार वासु हाई हार्बर टाइड सिटी में लौरा से मिला था। लौरा और उसकी नौकरानी वासु को खोजने के लिए वहां आई थी। उस दिन वासु और अवनी डेट पर थे। उनके बीच गलतफहमी दूर करने के बाद लौरा और वासु ने एक गठबंधन बनाया। वासु ने उसे एक गोली दी थी जो उसकी साधना की गति को बढ़ाएगी और उसे शुरुआती 5वें क्रम को तोड़ने में मदद करेगी। कुछ हफ्ते या 2 हफ्ते में मैं सफल हो जाऊंगा। मैंने जंगली समुद्री जादुई जानवरों से लड़ने का अनुभव हासिल करने के लिए साधना बंद कर दी है। वासु ने अपना सिर हिलाया। मैं वापस ऑटममिंग द्वीप जा रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ठीक है। वासु को नहीं लगता था कि लौरा उसके साथ जाने के लिए राजी होगी।
वह सिर्फ विनम्रता से उससे पूछ रहा था, चलो ठीक है, जाओ। कुछ मिनट बाद वासु के साथ एक खूबसूरत महिला आई। वासु ने अपने शरीर का तापमान बढ़ाकर अपने गीले कपड़े सुखाने में कामयाबी हासिल की, जबकि लॉरा ने अपने कपड़े तुरंत सुखाने के लिए एक सरल तकनीक का इस्तेमाल किया। जब वे दोनों शहर के अंदर चले गए तो सभी लोग उनकी ओर देख रहे थे। अब तक लॉस्ट पर्ल शहर के सभी लोग वासु को जान चुके थे। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह खूबसूरत महिला कहां से आई है। यहां तक कि शीर्ष 3 क्रम के साधक भी लॉरा की साधना को नहीं समझ सके, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वासु के साथ चल रही महिला सरल नहीं थी। मुझे इस द्वीप पर एक को छोड़कर कोई भी एथर ड्रैगन नजर नहीं आ रहा है। क्या तुमने उन सभी को मार डाला? लॉरा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। लॉरा कभी लॉस्ट पर्ल सिटी में नहीं आई, हालांकि यह शहर समुद्र के बहुत करीब था। हाँ, वासु ने ऐसे कहा जैसे उसने जो किया वह कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे लॉरा और भी अवाक रह गई। वह एथर ड्रैगन की आबादी जानती थी। डीप सी पैलेस ने कभी भी उन ड्रैगन को परेशान नहीं किया जो 1000 साल से ज्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। उसने नहीं सोचा था कि वासु उनकी 2/3 आबादी को मिटा देगा और ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि यह बहुत छोटी बात है। आप इन द्वीपों के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इसे स्टॉर्म आइल राजवंश को वापस करने जा रहे हैं? आप इन द्वीपों के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इसे स्टॉर्म आइल राजवंश को वापस करने जा रहे हैं? हाँ। वैसे हाल ही में मुझे कुछ खबर मिली है कि किसी ने ड्रैगन के लिए एक पवित्र भूमि बनाई है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? लॉरा को ड्रैगन पैलेस में बहुत दिलचस्पी थी। अगर संभव हो तो वह ड्रैगन पैलेस को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन यह बिल्कुल संभव नहीं था। मैंने ड्रैगन पैलेस बनाया है। ड्रैगन पैलेस उग्रसेन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुरक्षित स्थान है। लेकिन अगर मिस लॉरा चाहें तो मैं आपको अपने साथ ला सकता हूं और आपको इसका भ्रमण करा सकता हूं। लॉरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा महाराज, शायद किसी और दिन। डीप सी पैलेस में सब कुछ कैसा चल रहा है? वासु को अब तक पता चल गया था कि डीप सी पैलेस प्रतियोगिता की मेजबानी की तैयारी कर रहा होगा, जिससे यह तय होगा कि उनका अगला शासक कौन बनेगा। सभी प्रतिभागी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे। कुछ खास नहीं। पिछले कुछ महीनों से मैं अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादातर समय मैं अपने घर में ही साधना कर रहा था, लेकिन अगर कोई बड़ी या बहुत गंभीर बात होती तो मेरे लोग मुझे इसके बारे में बता देते। जानकर अच्छा लगा। वैसे क्या डीप सी पैलेस में माना पत्थर की खदानें हैं? वासु यह जानने की जिज्ञासा से खुद को रोक नहीं सका कि क्या डीप सी पैलेस में माना पत्थर की खदानें हैं। क्या महाराज को हमारे साम्राज्य की मैना स्टोन खदानों में कोई दिलचस्पी है? लॉरा ने इस्थारिन साम्राज्य द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में सुना है। उसने वासु को दक्षिणी क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं कहा। मैं तो बस उत्सुक हूं। अभी तक हमारी सभी माना पत्थर की आपूर्ति 9 माना पत्थर खानों द्वारा पूरी की जाती है, लेकिन हाल के एक अध्ययन के अनुसार डीप सी पैलेस के उत्तरी भाग में 5 या 7 और माना पत्थर की खदानें होनी चाहिए। जब वासु और लॉरा छोटी छोटी बातों पर बात कर रहे थे, तभी दूर से बुजुर्ग धामा ने उन दोनों को देख लिया। महामहिम को एक और महिला के साथ देखकर, जो अवनी और अन्य महिलाओं की तुलना में उतनी ही या उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, बुजुर्ग धामा को आश्चर्य हुआ कि क्या महामहिम के ड्रैगन वंश में सुंदर महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोई गुप्त शक्ति है। बेशक ये सिर्फ बुजुर्ग धामा के निजी विचार थे। वह अपने विचार कभी किसी से साझा नहीं करता, लेकिन यदि महाराज उससे विवाह भी कर लें तो भविष्य में महाराज को उत्तराधिकारी मिलने की संभावना और भी बढ़ जाएगी।
वासु और लौरा के पास जाते हुए बुजुर्ग धामा ने मन ही मन सोचा। ये जानने के बाद कि दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन के लिए वारिस पाना कितना मुश्किल था, बुजुर्ग धामा भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित है। महामहिम के वारिस का निजी बटलर बनना उसका सपना रहा है। उसे लगता है कि अगर वासु की कई पत्नियां होंगी तो उसके वारिस होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। बुजुर्ग धामा, इधर आओ, मैं तुम्हें लौरा से मिलवाता हूं। लौरा, ये बुजुर्ग धामा है। बुजुर्ग धामा मेरा निजी बटलर है और ड्रैगन महल में सभी नौकरों का मुखिया भी है। इस महिला का नाम सुनकर बुजुर्ग धामा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लौरा को इतनी खूबसूरत नहीं देखा था। बुजुर्ग धामा, तुम्हें पहले ही पता चल जाना चाहिए कि वह कौन है। बुजुर्ग धामा ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार वासु ने महल में वापस आने पर बुजुर्ग धामा को लौरा के बारे में बताया था। आपसे मिलकर खुशी हुई बुजुर्ग धामा। वैसे ही लेडी लौरा। बुजुर्ग धामा ने विनम्रता से झुककर उनका अभिवादन किया। उसने अपनी छाती को थोड़ा नीचे करते हुए अपनी दाहिनी हथेली को अपनी छाती पर रखा। महाराज, पूरा खोया मोती शहर नियंत्रण में है। सब कुछ साफ कर दिया गया है और सभी एथर ड्रैगन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। अच्छा, महारानी को पत्र लिखकर सूचित करें कि वे इस शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजें। एक बार जब स्टॉर्म आइल राजवंश की सेना आकर कब्जा कर लेगी तो स्थारिन साम्राज्य खोए हुए मोती शहर को छोड़ देगा। चूंकि वासु अंत में इस शहर को महारानी को वापस करने वाला था, इसलिए उसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां अपनी सेना रखने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। यह महारानी का काम होना चाहिए। वासु ने अपने सैनिकों को यहां इसलिए खरीदा क्योंकि वे शहर में हुई अराजकता के लिए जिम्मेदार थे। अब जब सैनिकों ने सब कुछ साफ कर दिया है और सभी को शांत करने और व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब हो गए हैं, तो उनका काम पूरा हो गया है। एक बार जब स्टॉर्म आइल राजवंश के सैनिक यहां आ जाते हैं तो उग्रसेन सैनिक राजधानी शहर में वापस लौट आएंगे। जैसी आपकी इच्छा। लगभग 20 मिनट बाद स्टॉर्म आइल राजवंश के सबसे मजबूत कमांडरों में से एक के नेतृत्व में 3000 सैनिकों की एक सेना, जो एक शुरुआती 4 क्रम का साधक था, लॉस्ट पर्ल शहर में आया। कमांडर ने महारानी और स्टॉर्म आइल राजवंश के नागरिकों की ओर से व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त किया। वासु जानता था कि कमांडर उसे धन्यवाद इसलिए दे रहा था क्योंकि वे समझ गए थे कि वासु का ऑटमिंग द्वीप पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने लॉस्ट पर्ल सिटी और क्रिस्टल होल्म द्वीप पर नियंत्रण वापस करके यह साबित कर दिया। ठीक है, सब लोग, अब वापस लौटने का समय हो गया है। यह कहते हुए वासु ने एक निश्चित दिशा में देखा। वह अभी भी एथर ड्रैगन लीडर की आभा को महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि लीडर को अभी भी लियो द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। बुजुर्ग धामा, तुम सबके साथ वापस आओ। मैं लियो की जांच करूंगा और उसे अपने साथ ले आऊंगा। बुजुर्ग धामा ने सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद वह और 1000 सैनिक लॉस्ट पर्ल शहर से चले गए। महाराज, मैं भी विदा लेता हूं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है। अगली बार तक। वासु ने सिर हिलाया। उसने लौरा को जाने से नहीं रोका। उनका रिश्ता लाभ के लिए गठबंधन से आगे नहीं बढ़ा। दोनों को अपने लाभ के लिए एक दूसरे की जरूरत थी। लेकिन वह कुछ महीने पहले की बात है। अब मेरा साम्राज्य काफी मजबूत हो गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं डीप सी पैलेस साम्राज्य से निपट सकता हूं और उन्हें हरा सकता हूं। लेकिन मेरे साथ लौरा जैसी मजबूत और बुद्धिमान सहयोगी होना कोई नुकसानदेह नहीं होगा। लौरा एक परिपक्व और बुद्धिमान व्यक्ति थी। इस तरह का व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ था। उसे सहयोगी के रूप में रखने से उसे केवल लाभ ही होगा। इसके अलावा उग्रसेन साम्राज्य बहुत तेजी से विजय प्राप्त कर रहा है और विस्तार कर रहा है। अगर वासु की भविष्यवाणी के विपरीत कुछ हुआ तो कुछ शक्तिशाली सहयोगी होना अच्छा रहेगा। दृश्य परिवर्तन।
काले कपड़े पहने एक सामान्य आदमी सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड के अंदर चला गया। गिल्ड के अंदर चलते हुए उस आदमी की मुलाकात महिला रिसेप्शनिस्ट से हुई। कैसे सर, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? महिला रिसेप्शनिस्ट ने चेहरे पर पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। मैं गिल्ड मास्टर से मिलना चाहता हूँ। यह कहते हुए उस आदमी ने एक सुनहरा सिक्का दिखाया जिस पर ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ था। यह देखकर महिला रिसेप्शनिस्ट का उस आदमी के प्रति व्यवहार और भी सम्मानजनक हो गया। कृपया मेरे साथ आइए। महिला रिसेप्शनिस्ट के साथ जाने से पहले उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसने देखा कि साहसी लोग आपस में बातें कर रहे थे। गिल्ड बिल्डिंग के अंदर हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। बाएं कोने में कुछ साहसी लोग दूध वाली शराब पी रहे थे। कुछ साहसी दल मिशनों की जांच कर रहे थे, जबकि अन्य साहसी लोग आपस में या अन्य रिसेप्शनिस्टों से बात कर रहे थे। कोई भी साहसी उच्च श्रेणी का साहसी व्यक्ति गिल्ड मास्टर से मिल सकता है। गिल्ड मास्टर से मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। यही कारण है कि जब महिला रिसेप्शनिस्ट ने व्यक्तिगत रूप से एक साहसी व्यक्ति को गिल्ड मास्टर से मिलवाया तो किसी ने ज्यादा नहीं सोचा। लकड़ी की सीढ़ियों से आगे गिल्ड मास्टर पहले कमरे में काम करता था। वहां कई अन्य कमरे थे जिनका उपयोग अन्य गिल्ड कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन अन्य कमरों की तुलना में वह कमरा जहां गिल्ड मास्टर काम करता था 3 गुना बड़ा और अधिक आलीशान था। गिल्ड मास्टर के कमरे की ओर जाते समय महिला रिसेप्शनिस्ट ने कुछ अन्य लोगों का अभिवादन किया जो उसके सहकर्मी और मित्र थे। दस्तक दस्तक। यह क्या है? गिल्ड मास्टर रूम से एक महिला की आवाज सुनाई दी। गिल्ड मास्टर, इस्तारिन साम्राज्य से कोई आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर आने दें। महिला रिसेप्शनिस्ट ने उस आदमी को कमरे में घुसते देखा। जब दरवाजा बंद हो गया तो उसने और इंतजार नहीं किया। वह काम जारी रखने के लिए पहली मंजिल पर वापस चली गई। इस बीच उस आदमी ने अपने भंडार से एक पत्र निकाला। बिना कुछ कहे वह गिल्ड मास्टर के पास गया जो उसके चेहरे को देख रहा था। ऐसा लगता है कि गिल्ड मास्टर को उसमें बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। उसका भाव तटस्थ रहा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने चुपचाप पत्र को गिल्ड मास्टर के सामने टेबल पर रख दिया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। गिल्ड मास्टर ने पत्र लिया और फिर उस आदमी को देखा जो कमरे से बाहर चला गया। इस पूरे समय उन दोनों में से किसी ने भी कोई शब्द नहीं बोला। यह पहली बार नहीं था जब उस आदमी ने गिल्ड मास्टर को पत्र दिया था, और यह पहली बार नहीं था जब गिल्ड मास्टर ने इस आदमी को देखा था। आदमी के बाहर जाने के बाद गिल्ड मास्टर ने पत्र को देखा और जोर से सोचा, ऐसा लगता है कि इस्तारिन साम्राज्य को एक और पत्र दिया जाएगा। कुछ महीने पहले गिल्ड नेता ने उन सभी को एक बैठक के लिए बुलाया। उस बैठक में एलिसिया ने गिल्ड मास्टर्स से उन पत्रों को पहुंचाने के लिए कहा जो इस्तारिन साम्राज्य के गुप्त जासूसों द्वारा उन्हें दिए जाएंगे। कुछ ही मिनटों में पत्र इस्तारिन साम्राज्य की राजधानी में पहुंच गया। टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके पत्र को एज्योर शहर में भेजा गया। पत्र प्राप्त करने के बाद गिल्ड मास्टर, जो कि सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी शाखा गिल्ड का प्रभारी था, ने गिल्ड के सबसे भरोसेमंद सदस्यों में से एक को, ड्रैगनियन में से एक को पत्र पहुंचाने का आदेश दिया। ड्रैगनियन से पत्र छाया संरक्षकों के नेता के हाथों में पहुंच गया। तीसरे डिवीजन के कप्तान इस्तारिन साम्राज्य के सभी हथियारों और जासूसों के नेता यथार्थ के हाथों में थे। पत्र खोलकर यथार्थ ने पत्र पढ़ना शुरू किया, जो उनकी विशेष कोडित भाषा में लिखा गया था। यथार्थ जितना अधिक पढ़ता गया, उसका भाव उतना ही बदलता गया। अंत में छाया संरक्षक की आंखों में ठंडक एक नए स्तर पर पहुंच गई थी।
अपने दिल में भारी मात्रा में क्रोध और गुस्सा लिए यथार्थ चुपचाप ड्रैगन पैलेस चला गया। तुम बचे हुए एथर ड्रैगन्स के साथ क्या करना चाहते हो? वासु ने अपने सामने बैठे आदमी से पूछा। फिलहाल वे दोनों ड्रैगन पैलेस में वापस आ चुके थे। वासु और लियो दोनों मीटिंग कर रहे थे। उसे लगा कि उसे लियो से बात करनी चाहिए। लियो ने कोई जवाब नहीं दिया। लिंकन को मारने के बाद से ही वह ऐसा ही है। उसने किसी से बात नहीं की। मौजूदा लियो खोया हुआ लग रहा था। सिर्फ 8 महीनों में उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर लिया था, जो कि अपने माता पिता की मौत का बदला लेना था। अब जब उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था, तो वह खोया हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह भविष्य में क्या करेगा। वासु ने लियो के जवाब का इंतजार किया। कुछ मायनों में वासु और लियो की स्थिति बहुत समान थी। दोनों ही अपने अपने परिवारों से नफरत करते थे। चाहे उसने जो भी फैसला किया हो, वासु उसका साथ देगा, क्योंकि वह उग्रसेन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लियो में 7 जनरलों से भी ज्यादा ताकतवर बनने और वासु के बाद उग्रसेन साम्राज्य की दूसरी सबसे मजबूत ताकत बनने की क्षमता थी। 10 मिनट की चुप्पी के बाद लियो ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसने आखिरकार वासु की आंखों में देखा। मुझे एथर ड्रैगन्स से सबसे ज्यादा नफरत करनी चाहिए, फिर भी मैं खुद को यह कहने के लिए तैयार नहीं कर सकता कि तुम उन सभी को मार डालो। मैं अभी भी एथर ड्रैगन्स से नफरत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है। मेरे पिता को बहुत दुख होगा अगर उन्हें पता चले कि उनके बेटे की हरकतों के कारण उनका एथर ड्रैगन कबीला खत्म हो गया है। इसलिए मेरा जवाब है कि उन्हें मत मारो, उन्हें जीने दो। वासु को जवाब न देते देख लियो थोड़ा चिंतित हो गया। वह स्पष्ट रूप से समझता है कि एथर ड्रैगन्स जो कर रहे थे उससे ड्रैगन सम्राट नाराज हो गया था। ड्रैगन सम्राट के ड्रैगनियन के रूप में लियो अपनी राय व्यक्त करने के लायक भी नहीं है, फिर भी वासु उसे अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति देता है। लियो को वास्तव में उम्मीद थी कि वासु सभी एथर ड्रैगन्स को नहीं मारेगा, क्योंकि यह निस्संदेह उसके पिता की इच्छाओं के खिलाफ होगा। वासु 10 सेकंड से ज्यादा समय तक लियो से नजरें मिलाता है। उन लाल रत्नों को देखकर लियो को ऐसा लगता है जैसे वह ड्रैगन के सामने चींटी हो। उनके बीच कोई तुलना ही नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उसे डरा सकता है, और वह है ड्रैगन सम्राट। वासु ने चेहरे पर मुस्कान लाकर गंभीर माहौल को तोड़ा। इससे लियो उलझन में पड़ गया। मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूं। हाँ? लियो अब बहुत उलझन में लग रहा था। तुम्हें बस मुझे हर एक एथर ड्रैगन को मिटा देने के लिए कहना था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बदला लेने की भावना को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया और अपने फैसले को प्रभावित नहीं होने दिया। इसके बजाय तुमने अपने पिता की इच्छा के लिए अपना बदला त्यागने का फैसला किया। मैं तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करता हूं। तुम इतने युवा हो, फिर भी तुम्हारा काम इतना परिपक्व है। मैं प्रभावित हूं। लियो ने बड़ी तस्वीर को देखा, जो यह तथ्य था कि उसके पिता एथर ड्रैगन्स के नेता थे और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया था कि एथर ड्रैगन्स कभी खतरे में ना हो। मेरे राजा, मुझे डर है कि आप मुझे बहुत ज्यादा श्रेय दे रहे हैं। मैंने लिंकन को मारकर अपना बदला ले लिया है। अन्य एथर ड्रैगन्स का मेरे माता पिता की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वे निर्दोष हैं। जब हम छोटे थे, तब उन्होंने मुझे और मेरी बहन को परेशान किया था, इसीलिए मैं अब भी उनसे नफरत करता हूं। लेकिन मैं उनसे इतनी नफरत नहीं करता कि मैं कुछ ऐसा न करूं जिससे मेरे पिता की सारी मेहनत बेकार हो जाए। वासु ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बहन को स्काई के साथ खेलना चाहिए। तुम्हें उससे मिलना चाहिए और उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। सत्ता पाने की कोशिश में इन दिनों तुम अपनी बहन की बहुत उपेक्षा कर रहे हो। अभी
उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लियो वासु की बात समझ गया। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। एक और बात, उससे मिलने से पहले अपने शरीर को साफ करना मत भूलना। मुझे नहीं लगता कि उसे यह बताने की कोई जरूरत है कि आज क्या हुआ है। वह इस तरह की चीजों के लिए बहुत छोटी है। उसे अपने बचपन का आनंद लेने दो। वासु ने फिर लियो को अनदेखा किया और अपनी काली तलवार निकाली। उसने पूरे ध्यान से उस पर रून बनाना शुरू कर दिया। लियो ने वासु को कुछ सेकंड तक घूरा और फिर अपना शरीर 90 डिग्री पर मोड़ लिया। महाराज, आपने मेरे और मेरी बहन के लिए जो कुछ किया है, उसका मैं कभी भी आरण नहीं चुका सकता। हम हमेशा आपके आरणी रहेंगे। वासु ने जो कुछ कर रहा था उसे रोक दिया। तुम दोनों को मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैगन महल हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तुम्हारी छोटी बहन भी मेरी अपनी बहन की तरह है। कुछ मायनों में वह उग्रसेन साम्राज्य की राजकुमारी है। हालांकि वासु ने यह बात परोक्ष रूप से नहीं कही थी, लेकिन वह यह बता रहा था कि लियो उग्रसेन साम्राज्य का अनौपचारिक राजकुमार है। लियो समझ गया कि वासु परोक्ष रूप से उसे क्या संकेत दे रहा था। वासु ने उन्हें एक नई पहचान और नया घर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नई शुरुआत दी। यह महसूस करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह व्यक्ति जिसने इन 8 महीनों में कभी आंसू नहीं बहाए, आखिरकार टूट गया। चुपचाप उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन हर बार की तरह इस बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। उसके चेहरे पर भावनाएं थीं। उसके दिल में बंद भावनाएं बाहर निकलने लगीं। स्थारिन साम्राज्य के राजकुमार को आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। लोग सोचेंगे कि ड्रैगन सम्राट का छोटा भाई कमजोर है। अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। युवा एथर ड्रैगन की बदला लेने की कहानी खत्म हो गई है। अब एक नई कहानी शुरू होगी और स्थारिन राजकुमार उसका हिस्सा होगा। ये शब्द काफी थे। लियो लगभग वासु को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसके लिए ड्रैगन सम्राट का छोटा भाई होने की मान्यता पाना ही काफी है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार फिर सिर झुकाने के बाद लियो आखिरकार चला गया। जैसे ही लियो ने दरवाजा बंद किया, वासु ने अपनी बात कहने से पहले हल्का सा मुस्कुराया। लियो की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। पहले वह बदला लेने वाले की जिंदगी जीता था, अब उसे स्थारिन राजकुमार की जिंदगी जीनी होगी। लियो के जाने के कुछ सेकंड बाद वासु के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, जैसे ही उसने अपना सिर दाईं ओर घुमाया। यथार्थ, अब तुम बाहर आ सकते हो। अचानक छाया से एक आकृति उभरी और वासु के पीछे घुटनों के बल बैठ गई। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या खबर है, यथार्थ? यथार्थ वासु से तभी मिलने आता था जब उसके पास कोई महत्वपूर्ण खबर होती थी, जिस पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता होती थी। अन्यथा वह ज्यादातर समय छोटी छोटी बातें विकास या बुजुर्ग धामा को बताता था। महाराज, खबर बहुत गंभीर है। लगता है दक्षिणी क्षेत्र में एक बार फिर खूनी युद्ध होने वाला है। यह सुनकर वासु ने अपना पूरा ध्यान यथार्थ पर केंद्रित कर दिया। बोलो, मैं सुन रहा हूं। 7 महान सम्राटों ने हाथ मिला लिया है और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य को खत्म करने के लिए एक गठबंधन बनाया है। हमारे जासूसों ने 7 साम्राज्यों में से कुछ को अपनी सेना को स्थानांतरित करते हुए देखा है। पिछले हफ्ते महासागर धुंध साम्राज्य ने एक विदेशी साम्राज्य से 100 बर्फ तोपें खरीदी। अन्य साम्राज्य भी अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने में कितना समय है? संभवतः 3 सप्ताह या शायद उससे भी कम। इस पूरी स्थिति के स्थारिन साम्राज्य और ड्रैगन सम्राट के लिए गंभीर खबर बनने का कारण कई कारक हैं। सबसे पहले, 7 महान महासागरीय साम्राज्य बहुत मजबूत समुद्री सेना थे। चूंकि दक्षिणी क्षेत्र पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है,
इसलिए उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य को खत्म करने के बाद वे दोनों तरफ से स्टारिन साम्राज्य के क्षेत्र को आसानी से घेर सकते थे और स्टारिन साम्राज्य के क्षेत्र को दबा सकते थे। इससे स्टारिन साम्राज्य का व्यापार बंद हो जाएगा। यहां तक कि टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने का विकल्प भी बंद हो जाएगा, क्योंकि 7 महान महासागरीय साम्राज्यों के पास कुछ ऐसा है जो टेलीपोर्टेशन सरणी को काम करने से रोक सकता है। अभी पूर्व सम्राट की मृत्यु ने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य को आंतरिक रूप से विभाजित कर दिया है। शाही परिवार और शाही परिवारों का समर्थन करने वाले शक्तिशाली रईस सभी एक दूसरे के साथ संघर्ष में प्रवेश कर गए हैं। इससे सिंहासन खाली हो गया और उनका नेतृत्व करने वाले सम्राट के बिना उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य 7 महासागरीय साम्राज्यों की संयुक्त शक्ति के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। एक बार जब वे उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य पर कब्जा कर लेते